नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। अभी हाल फिलहाल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी की घोषणा कर दी और अब बारी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी यूसीसी लागू होने जा रहा है, लेकिन इसके कई सारे पैमाने हैं और इन सारे पैमानों पर सरकार किस तरीके से खरा उतरेगी, आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में तो इसको अलग रख दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आगे आकर कह रही हैं कि नहीं नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार हो जाएगा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसे आम जनता तक यूसीसी के फायदे पहुंचाएगी, आज हम इसे समझेंगे और ये कितना इंपैक्टफुल होगा ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वेद शर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेद जी, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि यूसीसी महाराष्ट्र में बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा और फिर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा? सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, जब मैं समग्र देश की बात करता हूं तो आप इसमें देखेंगे कि जो पिछले एक दशक से ऊपर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कुछ भी नया बिल लेके आती है तो विपक्ष वाले लोग कहीं ना कहीं उसमें मीन मेक निकालते हैं, उसमें तमाम रोड़े अटकाने का काम करते हैं। चाहे वो कृषि से संबंधित बिल हो, चाहे आप कोई सा भी बिल उठा के देख लीजिए, पिछले 12 वर्षों का जो इतिहास है वो विवादों से जो है घिरा रहा है। विपक्ष ने कहीं पे भी सरकार को जो है समर्थन देने का या सरकार के साथ खड़े होने का जो एक बड़ा दिल है वो दिखाने का काम नहीं किया है। रही बात भाजपा की, भाजपा जनसंघ के समय से ही इस विषय को लेकर भाजपा का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे और ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के अंदर डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेक्शन ऑफ लोगों के लिए एक कानून, दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों के लिए दूसरा कानून। इस देश में ऐसी सरकारें थी जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए एक संविधान में संशोधन करके तमाम जो है ऐसी व्यवस्थाएं बनाती थी कि अपने ही देश में आप इंफीरियर, अपने ही समाज के अंदर आप इंफीरियर फील हो रहे हैं। तो ये एक, जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो चीज संविधान के माध्यम से रेसिप्रोकेट होनी चाहिए, वो संविधान में दिखनी चाहिए। और उसी चीज को बाबा साहब अंबेडकर की जो दुहाई देते हैं, जो बार बार वो जो लाल किताब लेके खड़े हो जाते हैं, और जब सरकार कुछ उसी पहलू पे काम करने को राजी होती है तो वहां फिर उनकी तुष्टीकरण की राजनीति आगे आ जाती है। वो कभी मुसलमानों की बात करेंगे, कभी वो क्रिश्चियंस की बात करेंगे, कभी वो आदिवासियों का एंगल लेके आएंगे, पर जहां उनकी सरकार होगी वहां क्या करेंगे? वहां धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करेंगे, संप्रदाय विशेष को खुश करने का काम करेंगे, ओबीसीओ का आरक्षण मारेंगे और मुसलमानों को आरक्षण उसी में से निकाल के देने का काम करेंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो है हम जो है बाबा साहब के संविधान के सबसे बड़े प्रहरी हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है विपक्ष का, जो इंटायर विपक्ष है, आप किसी भी प्रदेश में उठा लीजिए जहां गैर एनडीए की सरकार है, वो आपको तुष्टीकरण की राजनीति में सभी संवैधानिक सीमाएं लांघते हुए नजर आएंगे। कहीं कहेंगे कि जी हम 50% से ऊपर आरक्षण कर देंगे, हम कहीं 60% कर देंगे। अब आप बताइए, अगर आपको यही सब करना है तो फिर उस संविधान की आवश्यकता क्या हुई? तो इसी चीज को रोकने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अक्षरशः पालन करने के लिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो यूसीसी के ऊपर काम कर रही है, ये समाज की आज की आवश्यकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को जो है गोदी में उठा लेंगे और किसी को जो है आप किसी के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। तो जो देश के नागरिक हैं उन सबको जो है समान अधिकार की सुनिश्चितता करने के लिए यूसीसी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जब भी कोई बिल, आपने अभी शुरुआत में खुद ही कहा कि जब भी कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, विपक्ष कभी भी ना तो उसकी सराहना करता है ना ही उसका समर्थन करता है। ऑब्वियसली इसीलिए वो विपक्ष में है। उनका तो मतलब एक कोर कमेटी की बैठक भी होती होगी तो यही होता होगा, अब किस मुद्दे पर विरोध करना है। मुझे बड़ी हैरानी होती है वेद जी, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया इसलिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती हूँ। निकोबार पोर्ट का जिक्र करना चाहूंगी। कुछ नहीं हुआ तो पहुंच गए राहुल गांधी, उनको अब आदिवासियों की चिंता सता रही है। अब बहुत सारे पर्यावरणविद आ गए हैं जिनको लग रहा है कि बाप रे, इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का सारा खतरा एकदम सब कुछ भारत की वजह से ही हो जाएगा। जब जब भारत डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, जब जब भारत एकता की तरफ बढ़ेगा, कौन है ये लोग, किसका एजेंडा फैला रहे हैं? और फिर यहां से बैठकर कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, ट्रंप की बात को दोहराते हैं, कहते हैं चाइना कैसे आगे निकल गया।
चाइना जब अपने यहाँ डेवलपमेंट करता है तो पेड़ कटिंग नहीं होती है, तब लोगों को इधर उधर नहीं डिस्प्लेस किया जाता है। सब कुछ भारत ने ही ठेका ले रखा है सब कुछ करने का। देखिए, जो लोग आज बहुत बड़े पर्यावरणविद बनते हैं, जो लोग एरे फॉरेस्ट बचाने की बात करते हैं, जो अंडमान निकोबार की बात करते हैं, जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने किस प्रकार से पूरे देश की व्यवस्था को, ग्रीन ट्रिब्यूनल को, देश के संवैधानिक तमाम संस्थाओं को ताक पे रख के उनको जो है ब्लॉक करके काम करने का काम किया। आज इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऐतिहासिक काम हो रहा है। 2014 से पहले इस देश में गिनती के 72-73 एयरपोर्ट थे, आज 160 एक्टिव ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। आज देश के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हाईवे बन रहा है। और जो ये प्रगति हुई है, ये लगभग दुगनी रफ्तार से पिछले 65 साल की और पिछले 12 साल का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दुगनी रफ्तार से काम हो रहा है। तो जब आप जैसे जैसे देश विशालकाय होता जा रहा है, जैसे जैसे देश के अंदर विकास की तमाम योजनाएं हैं उनको पटल पर उतारा जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो है इकोसिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। अभी आप देखिए, अभी हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, यहां से 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचा जा रहा है। वहां पे जंगल के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करने के लिए पूरा का पूरा एक एलिवेटेड जो है रोड बना दिया गया। तो सरकार उन सभी मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील है और उस पर काम कर रही है। पर विपक्ष का तो ये हुआ कि जो खाता ना बही, जो इंडी गठबंधन कह दे वही सही। तो आपको विरोध किस लिए करना है? तो फिर जब हम बात करते हैं कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो खुलेआम पूरे विश्व में खड़े होकर अमेरिका में बैठ के चुनौती देते हैं कि हम जो है भारत की प्रगति रोकने के लिए, भारत के अंदर के राष्ट्रवाद को रोकने के लिए $1 बिलियन का खर्चा करेंगे, और फिर यहीं के विपक्ष के लोग जॉर्ज सोरोस के फंडेड ओपन सोसाइटी के कार्यक्रमों में, उनके प्रायोजित कार्यक्रमों में हर दूसरे महीने विदेश की चौखटों पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपील करते हैं कि जी हमारे यहां पे तो ऐसा हो रहा है, आप अमेरिका वालों, ब्रिटेन वालों आओ और हमारे जो है डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करो। तो फिर उसके बाद आप सोचिए कि इनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह ना उठाया जाए, इनकी राष्ट्रवादिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना उठाया जाए, तो किसके ऊपर उठाया जाए? जब आप सरकार में होते हैं तो आपकी संवेदनहीनता तो पूरे देश ने देखी है, और जब आप विपक्ष में हैं, जब आप आज देश की जनता को, देश के वोटर को आप ये कन्विंस नहीं कर पा रहे कि मेरा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है, आप इस चीज के लिए वोट करो। आप क्या करते हैं? किसी भी प्रदेश में चुनाव होगा, जाएंगे, बोल देंगे जी हम 7,500 रुपए युवाओं को देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। भैया एक बात बताओ, किसी के घर की मासिक आय 50,000 है और वो 1.5 लाख रुपए का खर्चा कैसे कर सकता है? तो या तो आप देश की जनता को कन्विंस करो कि भैया जो ये बजट जो हम ये आज वादे कर रहे हैं, हम इसको ऐसा पूरा करेंगे। अरे भाई बजट नहीं है, 1 लाख करोड़ का वादा कर दिया, 3 लाख करोड़ का उधार ले लेंगे और आगे की सरकार के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये तो कर ही वही रहे हैं आप। कर्नाटक का सबसे क्लासिक एग्जांपल है। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव के वक्त इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिंगना करेंगे, और आज आप देखिए हर दूसरे महीने कर्नाटक में दूध के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, बस का भाड़ा बढ़ जाता है, और उसके बाद जो तमाम उन्होंने वादे किए थे कि हम ये देंगे वो देंगे, उसमें से एक भी धरातल पर नहीं है। हिमाचल का क्लासिक केस उठाकर देखिए, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी, भाजपा की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाई, कांग्रेस ने वो रिवर्स कर दी। शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य सरकार ने बढ़ी हुई तनख्वाह को कम किया है। तो देखिए, जिस ना विजन है, ना नीति है, ना नियत है, उसके बाद बाहें चढ़ाओ और जो है सदन के अंदर जाके पहले प्रधानमंत्री को तू मैं करो, अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को। देखिए एक हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि अपने से 1-2 वर्ष अगर कोई बड़ा है, कोई वरिष्ठ है, उसको भी आप कहकर बुलाया जाता है। और जो लोग सार्वजनिक जीवन पे हैं उन लोगों को तो इसका विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए, परंतु जिसके नाम के पीछे जो एक सरनेम लगाया, जो खैरात में मिला है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो भैया अनडिक्लेयर्ड इस राष्ट्र का युवराज धीराज हूं, मैंने ही, मेरे परिवार ने ही इस देश के ऊपर शासन करना है, हम लोगों को तो विरासत में मिला हुआ है। ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो जो है रोज जो है बदजुबानी कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति देख रही है और देश की जनता हर चुनाव में इनका माकूल जो है इलाज करती है, परंतु
आदत से मजबूर हैं, अपने आप को रिकंसाइल करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को जो है जनता की नब्ज को पकड़ना नहीं चाहते हैं। तो और जनता की नब्ज वेद जी यही है, हमारे यहाँ तो अगर कोई छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन से भी तू तड़ाक से बात कर ले तो उसको रोक देते हैं, दीदी है, भैया है। और यहाँ पर वो माताजी नहीं रोक पा रही हैं अपने 55 साल के युवा लड़के को, जिसको उनकी पार्टी अभी तक युवा ही मान रहा है, वो माताजी अपने बेटे को नहीं सिखा पा रही हैं, तो वो अपनी पार्टी के अंदर क्या परिवर्तन करेंगी? और इसे नब्ज टटोलना नहीं कहते हैं, आप जनता की नब्ज पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक, एक लास्ट सवाल लूंगी यूसीसी को लेकर। हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है कि मैंने अक्सर देखा है कि सरकार कोई भी बिल लेकर आए, कोई भी फैसला ले, आप ले आ रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उसे इंप्लीमेंट करवाने में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, आप टेबल की लड़ाई हार जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार यूसीसी को लेकर गठन कर रही है, चीजों का 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। मैंने वही सवाल सबसे पहले पूछा था, इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं? ये फेक नैरेटिव वाली लड़ाई शुरू ना हो जाए। आपने जो जिस नैरेटिव की बात की, उसका सबसे बड़ा जो क्लासिकल एग्जांपल है अभी पिछले कुछ वर्षों में, वो जो किसानों के लिए जो बिल था, आपने देखा कि आज जिस पंजाब से वो आंधी उठी, जिस पंजाब में सत्ता परिवर्तन इस नाम पे भगवंत मान और केजरीवाल ने लोगों को छला ये बोल के कि हमारे आते ही हम जो है एमएसपी दे देंगे और ये तो राज्य का काम है और हम जो है इतना भ्रष्टाचार है, इतने का पैसा हम ऐसे कर लेंगे और जो है राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज बताइए, आज अगले साल वहां पे चुनाव है, 4 साल की सरकार हो गई पंजाब के अंदर, और पंजाब का किसान आज भी जो है वहां पे धरने दे रहा है और उनके ऊपर वहां की राज्य सरकार इतनी संवेदनहीन है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। वहां तो मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार नहीं है। तो ये एक बड़ा सीखने वाला मैटर है कि जो किसान के बिल में हुआ उसकी पुनरावृत्ति जो है और किसी बिल में ना हो, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से हो, लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि विपक्ष वाले लोगों का तो एक ही एजेंडा रह गया है कि कैसे देश के अंदर भ्रम की स्थिति सृजना की जाए और लोगों को सड़क पर लाया जाए। चाहे वो अभी कभी आदिवासियों को सड़क पर ले आते हैं, कभी किसानों को सड़क पर ले आते हैं, कभी जो है दलितों को सड़क पर ले आते हैं, कभी आप गुजरात जाएंगे तो वहां पर पटेलों को ले आए, राजस्थान गए तो मीणाओं को ले आए। अरे भाई, तुम्हारी सरकार सालों दर साल उन राज्यों में रही, तो तुम्हें किसके पिताजी ने रोका था कि उनको आरक्षण दे दो या उनको जिस सुविधाओं के लिए आज लड़ रहे हो? मतलब आप जब तक सत्ता में रहो तो आप कुछ नहीं करो, और जैसे ही आप सत्ता से बाहर हो तो आप वही विषय निकालकर देश के अंदर जो है एक अराजकता फैलाने का माहौल बनाओ। तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ देश के अंदर के लोग नहीं, देश की बाहर की वो तमाम ताकतें इन लोगों को फ्यूल कर रही हैं जो देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सभी पहलुओं पर बहुत करीबी निगाह बनाई हुई है और महाराष्ट्र सरकार जो है इस बिल को बहुत अच्छे से लेकर आएगी और इंप्लीमेंट करेगी। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, और बाकी देखने वाली बात होगी कि यूसीसी आने के बाद महाराष्ट्र में किस तरीके से बदलाव होंगे, इसका एक्सेप्टेंस होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम उस पर भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि यूसीसी आने का आप कैसे वेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना बदलाव होगा। और बाकी देश के किसी भी कोने से अगर आप बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं तो इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते जाइएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।